आपको यू मस्ट नॉट फॉरगेट, लास्ट टाइम पढ़ा था, देखिए हमने प्लेटो की 3 टाइप्स पढ़े थे सोसाइटी के. वी ऑल्सो डिस्कस्ड Pythagoras, Olympics example, and we also studied the modern anthropological thought about the division of society, masses, tribes, and citizens. तो masses के बारे में मैंने आपको बताया था. Sometime we call the masses as एक और नाम भी यूज करते हैं. फरहान आप बताइए. हाँ, एथिक्स तो होते हैं, लेकिन हमने उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था इडियट्स. आपको याद है जी? तो आशिर आप जरा बताइए. देखें, मैं आपसे सिर्फ रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर आई रीच टू यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. देखिए, ये हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3 tiers क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी की मैंने आपको बता दी. हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्यों फेल हुई, व्हाई द डेवलपमेंट हैज नॉट बीन ए गुड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान. तो एक तो मैंने मुबारक का जिक्र किया था, और दूसरा मैंने जिक्र किया था इंडियन नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन का, कि उन्होंने ह्यूमन प्रोफाइल. तो ह्यूमन प्रोफाइल के बारे में आप क्लियर हैं? सर अनक्लियर और बहुत, बट थोड़ी सी जो टर्म्स वगैरह हैं वो इशू कर रही है. तो आप मैंने बताया था आपको ये सब मैंने बातें बताई थी. लेकिन मैं चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट इट रीच्ड यू अंडरस्टूड द थिंग्स. यस सर. तो अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा. बहुत खुशी की बात है. थैंक यू. अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अमूमन मेरा सवाल अदब और अदब के हवाले से होता है, लिटरेचर के हवाले से होता है, लेकिन आपसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप का सब्जेक्ट डिफरेंट है, आप पढ़ाते कुछ और हैं, लेकिन गुफ्तगू आपकी बड़ी जो है लॉजिकल होती है अदब के हवाले से. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वो कौन से रहनुमा थे या कौन साहब थे जिन्होंने आपको इस फील्ड में जो है मदऊ किया, या आप आ गए? आप बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया. ये बड़ा मुश्किल सवाल है सर, लोग इसका जवाब नहीं दे सकते. मुझे भी मुश्किल हो रही है. लेकिन मैं अदब की तरफ, मेरा ख्याल है, किसी ख़ास रहनुमा की रोशनी में, हिदायत की रोशनी में नहीं आया. मेरे घर में अदब का पढ़ने का रवाज था. मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे घर के दीगर लोग, तो मैं भी किताबें देखता था और उससे मेरा तारुफ हो गया किताबों से. और छोटी उम्र में चूँकि किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, तो उसके बाद मैं लिखने की तरफ आया. मुझे कुछ उस्तादों ने स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में कहा कि तुम लिख सकते हो, और मैंने लिखना शुरू किया, नसर लिखनी शुरू की, और मैं फिर इसको लिखता चला गया. कोई इक्तसाबी जो सतह पे अगर आप कहें, तो मैंने लिटरेचर को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, जिस तरह सब लोगों ने नहीं पढ़ा होता, तमाम अदीबों ने. मैंने भी नहीं पढ़ा. तो क्योंकि मैंने अदब पढ़ाना नहीं था, मैं तो अदब लिखना था. सब्जेक्ट मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट है, जो मैं पढ़ाता हूँ. अब मैं सरकार में रहा सारी ज़िंदगी, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में मैंने नौकरी की. वहाँ से रिटायर होने के बाद, चूँकि एक पैशन और शौक़ मुझे था पढ़ाने का, मैं मुद्दत से यूनिवर्सिटी के अंदर एज विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ाता था. तो वहाँ से जब मैं रिटायर हुआ, तो मुझे जहाँ पे आप इस वक्त बैठे हैं, ये खूबसूरत इमारत, ये कमरा, ये बहरिया यूनिवर्सिटी है, बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की. तो यहाँ पे इन्होंने मुझे, यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप हमें पढ़ाएं बच्चों को. तो मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली. तो यहाँ पर हूँ, और अपनी ज़िंदगी का शायद बेहतरीन वक्त यहाँ गुजार रहा हूँ. बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छे बच्चे मिले जिनको मैं पढ़ाता हूँ, और पढ़ाता वो हूँ जो मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा और किया. एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता हूँ, अदब पढ़ाता हूँ, लिटरेचर पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इनको पढ़ाता हूँ. और ये यूनिवर्सिटी जो है, इसका कुछ मीलान जो है बहरिया यूनिवर्सिटी का, वो वैसे भी अदब की तरफ बहुत ज़्यादा है. इसके मुख्तलिफ सरबराह आते रहे. उन्होंने इकबाल चेयर यहाँ पे बनाई, और इकबाल का सेमिनार होते हैं. तो इस लिहाज से अदब की तरफ एक रुझान नज़र आया. मैं खुश होता हूँ, वो कि मैं
बराह रास्त अदब नहीं पढ़ाता, लेकिन खुश होता हूँ कि एक अच्छी जगह पर मौजूद हूँ और इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब मेरे जहन में जो है वैसे तो बहुत सवाल होते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत देख के ना मेरे जहन में अजीब अजीब से जो सवालात हैं ना कुछ बुला रहे हैं और एकदम आ गए हैं। जैसे हम कहते हैं ये शरारत भी है, सवाल भी है और कुछ जानने की सीखने की लगन भी है। यानी मैं अपनी बात कहूँ तो जैसे जब मैंने लिटरेचर के मैदान में कदम रखा जी, तो बताया गया, चूँकि हम भी अंग्रेज़ी के मारे हुए थे, तो अंग्रेज़ी के टीचर ने बताया कि व्हाट इज़ लिटरेचर, डू यू नो। तो हम परेशान हो गए क्योंकि हमने तो उर्दू में पढ़ा हुआ था। कि वो कह रहे कि आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड वो देखी है डिक्शनरी, उसमें क्या राइटिंग थिंग्स वैल्यू एज ए वर्क ऑफ आर्ट। अब हम उस परेशानी में पड़ गए। जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, हमने कहा जी ठीक है जी, ऐसी तहरीर जिसमें फ़न हो तो ये लिटरेचर होता है, वो अदब होता है। तो कहने लगे जी फ़न क्या होता है। अब हमें लेने के देने पड़ गए फिर कि फ़न। हमने कहा जी फ़न तो फ़न होता है। उसने कहा नहीं, फ़न को आप क्या कहेंगे। उर्दू में हम आते हैं तो कहते जी किसी भी लतीफ़ पैरा में मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे इसलिए करूँ, मैंने किसी इंटरव्यू में ये बेसिक क्वेश्चन किसी से नहीं किया, यहाँ बनता है क्योंकि मुझे पता है मैं किससे वो खाता। तो आप मुझे बताएं और नौजवान नस्ल को बताएं कि जो हमने पढ़ा हुआ है कि जो लतीफ़ से पैराए में कोई अपनी जज्बात का इजहार करे, कोई गुफ्तगू कोई बात करे तो उसको हम अदब कहते हैं। तो मेरा पहला सवाल अब आपसे ये है कि व्हाट इज़ लिटरेचर, ये अदब क्या है। इकरार साहब, ये सवाल बहुत किया जाता है और मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े अदीब और मुझ जैसे जो लिखने वाले लोग हैं, नौमूस अपने आप को कहता हूँ, वो सब लोग जो हैं इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं, अदब क्या है। अदब कोई एक उसका बाकायदा डेफिनेशन अगर बयान की जाए तो हर आदमी अपनी हिसाब से उसकी डेफिनेशन बताएगा जो वो अदब को समझता है। अदब के बारे में कुछ लोग कहेंगे कि अदब वाक़यात का बयान है, एहसासात का बयान है, कुछ लोग कहेंगे जमालियात का बयान है, कुछ लोग कहेंगे कि इंसान की बेहतर ज़िंदगी के लिए एक पैगाम है, और मुख्तलिफ़ लोग अपने अपने हिसाब से अदब को डिस्क्राइब करते हैं। मैं समझता हूँ कि अदब वो है कि ज़िंदगी के अंदर जो कुछ हमने झेला और जो कुछ हमारे साथ बीत रहा है उसको दूसरों तक इस तरह पहुँचाना कि वो रिपोर्टिंग ना लगे, वाक़यात का बयानिया ना लगे, बल्कि उन वाक़यात के अंदर मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी मुशाहिदा और मेरी जो डीप तरीन सेंसेशंस हैं दिल के अंदर और दिमाग के अंदर, जो मैं महसूस करता हूँ किसी वाक़े के बारे में, वो उसका बयान जो है वो अदब है। मसलन देखें ना, दुनिया के अंदर कहते हैं कि जो अच्छी कहानियाँ लिखी गई हैं उनकी तादाद सिर्फ 10 है, और वो 10 कहानियाँ ही हैं जो रिपीट होती जा रही हैं हज़ारों सालों से। लोग उन्हीं कहानियों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अलिफ लैला को ले लें, अलिफ लैला से लेके जो जदीद ज़माने के अंदर जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, एक ही तरह की कहानी है, लेकिन इसका बयानिया मुख्तलिफ है। अगर एक तरह बयान होती तो 10 कहानियाँ लिखी जाती, सिर्फ करैक्टर चेंज हो गए, नाम चेंज हो गए, जगह चेंज हो गई, बयानिया मुख्तलिफ है और उसकी महसूसात मुख्तलिफ हैं। एक गुरबत के ऊपर कहानी लिखता है, मौपसा भी लिखता है, मंटो भी लिखता है इसके ऊपर, और नजीब महफूज भी लिखता है, इसके ऊपर बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन एक जाविया निगाह के साथ, एक अपने तजुर्बे की रोशनी में। और ये जो नई रोशनी दिखाना है, ये नया जाविया ज़िंदगी का दिखाना है, ये दरअसल अदब है। अदब सिर्फ एक बयानिए का नाम नहीं है। अदब उस बयानिए के साथ आपकी मोहब्बत, आपकी जमालियात, आपकी हिस्सियात का शामिल होना, ये अदब बनाता है किसी चीज़ को। और जिस तरह मिसाल के तौर पे आप नज़म लिखते हैं और नसर लिखते हैं, एक ही तरह के तजुर्बात होते हैं, लेकिन उनका बयानिया कितना मुख्तलिफ है कि नज़म लिखते वक्त या गज़ल लिखते वक्त, शायरी करते वक्त एक आदमी वाक़यात का बयान नहीं करता, उस वाक़े के अंदर छुपी हुई उस कैफियत का इजहार करता है जो उस पर बीती है। गालिब का कोई शेर उठा लें, इकबाल का उठा लें, मीर का उठा लें, खुसरो का उठा लें, किसी का उठा लें, लेकिन वहीं उसी वक्त एक नसर निगार भी उस तजुर्बे से गुजर रहा है। नसर निगार जब तजुर्बे से गुजरता तो क्या करता है, वो उसको एक वाक़े की सूरत में लिखता है, लेकिन वाक़े की सूरत में लिखते हुए अपने मुशाहिदे को बयान करता जाता है, अपनी महसूसात को बयान करता जाता है।
इसीलिए मैं अब भी समझता हूँ कि अदब की सबसे अरफा जो किस्म है वो शायरी है, क्योंकि अच्छा। शायरी के अंदर जो बयान करना है वो बिल्कुल कूजे में दरिया बंद करने वाली बात होती है कि एक बहुत बड़े वाक़े, एक बहुत बड़े सानहे, बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़े एहसास को बयान करता है सिर्फ एक मिसरे में, सिर्फ एक छोटी सी नज़्म में। जबकि नसर निगार जो हम सब हैं वो एक पूरा नावल लिखता है उसी वाक़े को बयान करने में, लेकिन दोनों ज़रूरी हैं। एक ने बयान किया एक सतह पे और आप पर छोड़ा कि आप मालूम करें कि ये क्यों लिखा, कैसे लिखा। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, लिख के फारिग हो गए गालिब। लेकिन इस तरह के वाक़यात को जब एक नसर निगार लिखता है तो पूरी जुज़ियात के साथ, एहसासात के साथ चलते हुए कदम ब कदम, इसीलिए शायर आवारागर्द नहीं होता, शायर एक फ़लसफ़ी होता है। नसर निगार फ़लसफ़ी नहीं होता, वो एक आवारागर्द होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि नसर निगार के लिए बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी होना ज़हर कातिल है, उसको थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बिगड़ा हुआ आदमी ज़िंदगी को देखता है, बहुत सीधा आदमी नहीं देख सकता। वो बैड एंड गुड्स को देख सकते हैं, उसको तजुर्बा उसको देखता है और इस तरह इस एंगल से देखता है कि वो उनके अंदर पार्टी नहीं बनता। जैसे कहते हैं ना कि अच्छी बात, मंटो भी यही कहता था कि जो मैं देख रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, जिस तरह मुझे समझ में आता है। मैं चेंज नहीं कर सकता, चेंज करना है तो माशरे को बदलो, मुझे बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं दिखाऊंगा आप नहीं देखेंगे, होता रहेगा। और अच्छा, उन्होंने जो है माशरे का एक बड़ा पोशीदा पहलू और वो जिसको वो कहते हैं कि जी गोया कि ये बरहना है जी, लेकिन ये हकीकत तो है जी, हकीकत तो है, सबने बयान किया। और वो आप वाली बात को मैं सेकंड करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि अगर एक सुबह शाम मस्जिद में आना जाने वाला जो है वो ये चीज़ नहीं कर सकता ना, उसने तो वही चीज़ लिख ली, लेकिन माशरे में वो चीज़ें भी तो हो रही। वो एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। साद नसर मंटो के पास एक बड़े नामवर हमारे अदीब हैं, जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो गए और उन्होंने कहा कि मंटो साहब क्या मैं अफसाना लिख सकता हूँ, आप मुझे बताइए। मंटो ने कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कुछ सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। तो मंटो ने से पूछा कि तुमने कभी लड़ाई की है, कभी तुम्हें मार पड़ी है, कभी किसी मार खाई है, पतंग उड़ाई है, शरारत की है, किसी राह चलते को छेड़ा है, किसी शराब खाने में गए हो, जुआ खाना देखा है। तो उन्होंने हर सवाल के जवाब में कहा कि नहीं देखा। तो मंटो ने सवाल किया कि जब तुमने कुछ भी नहीं देखा तो अफसाना किस पे लिखोगे, इसमें से गुजरना पड़ेगा, करना ज़रूरी नहीं है। यानी अफसाना लिखते वक्त, कहानी लिखते वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उस तजुर्बे को बजाते खुद झेलूं, लेकिन उस तजुर्बे को होते हुए देखूं। और वो तजुर्बा होते हुए आप तभी देख सकते हैं कि आप उस जगह पर हों। एक फाहिशा के बारे में, एक तवाइफ के बारे में, एक चोर के बारे में, एक कातिल के बारे में जब आप लिखते हैं तो आपको कत्ल करना नहीं पड़ता या वो पेशा इख्तियार नहीं करना पड़ता, जेब कुतरा नहीं बनना पड़ता, लेकिन जेब कुतरे से दोस्ती करनी पड़ती है, उसके साथ रहना पड़ता है, तवाइफ के कोठे में जाना पड़ता है। जब आप जाते हैं, देखते हैं, तो फिर आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये तजुर्बात सिर्फ सुने सुनाए नहीं हो सकते, इनके अंदर कहीं से गुजरना होता है। और मेरा सब्जेक्ट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। उसमें तो पहली शर्त ही ये है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आप ऑब्जर्व करते हैं पार्टिसिपेट करके, मुशाहिदा आप बजरिया शराकत या शिरकत। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उस मुशाहिदे को खुद देखें। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका यूँ होगा कि आपने होते हुए देखा है, फिर आप उसको बयान कर सकते हैं। और ये शिरकत जो है किसी सतह की भी हो सकती है, किसी भी सतह की हो सकती है। ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर भी और आपके मिजाज के ऊपर भी। राइटर के अब कई ऐसे राइटर हैं जो पैदा ही हुए हैं। मिसाल है पैदे से मुराद ये कि उन गलियों में, उनके इर्द गिर्द मोहल्लों में और उनका एक्सपीरियंस ऐसे लोगों से रहा। इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में ये कहीं हैं जहाँ रिश्वत सतानी हो रही है, बदगुमानी हो रही है, तो वहाँ वो गढ़ है। जी 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 जी, तो वो खुद तो नहीं करते, बल्कि वो तो इसके ऊपर एहतजाजन जो है जॉब से भी निकाल दी जाती है। जी बिल्कुल। तो शिरकत तो ये तो दुरुस्त बात है। सर लिटरेचर में या हम नस्ल की जो आपने बात की, आवारागर्द के हवाले से बात की, बड़ी चीज़ें क्लियर हैं। मुझे ये बताएं कि
फिर जो जदीद अफसाना है, और आपने हल्के में भी, मैं बड़ा, अब मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है कि आपने जिस जुर्रत के साथ, वो बड़ी सच बात की कि हम नौजवान नस्ल को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के नाम पर, वो हम अलामत के नाम पर गुमराह नहीं कर रहे। उनका क्या होगा जब आप कम्युनिकेशन की बात करते जी वैद साहब, आप तो खुद कहानी लिखने वाले हैं, नावल लिखने वाले हैं, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तहरीरें आपकी मौजूद हैं जो मैंने पढ़ी हैं। देखें, ये जो आपने सवाल किया, ये आज का सबसे बड़ा सवाल बन के रह गया है। होता ये है कि आदमी, हर अदीब अपनी ज़िंदगी की 3 परतों से गुजरता है, 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज सिंप्लिसिटी, दूसरी स्टेज है कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरी स्टेज है फिर सिंप्लिसिटी। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल सादा लिखते हैं, लेकिन जब आप कुछ ज़्यादा लिख लेते हैं, कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप तब्दील होने लगते हैं, एक नौआमूज़ अनाड़ी अदीब से एक बाकायदा अदीब बनते हैं, आपको गुण आ जाता है, तो आप कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। आपको चीज़ों को जगह पे रखना, उनको संवारना, उनको बयान करना आपको अभी नहीं आता, तो आप कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप सीख लेते हैं, आप मास्टर बन जाते हैं, आप मंटो बन जाते हैं, आप मोपसाम बन जाते हैं, आप गैब्रियल गार्सिया मार्कीज बन जाते हैं, आप कोई भी बन जाते हैं, तो फिर सिंपल स्टेज आती है। सिंप्लिसिटी उस वक्त पैदा होती है जब आपके ख्यालात क्लियर हो, जब आपके पास बड़ी बात कहने को हो तो सादा लफ्ज़ों में कही जा सकती है। जब आपके पास बड़ी बात नहीं है, आपको सादा अल्फाज काम नहीं देंगे, आपको सेंटेंसेस के जरिए, जुमलों के जरिए बात को मुश्किल करना है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या आपके पास बात बड़ी हो तो आप किसी तरह भी कहेंगे बात पहुंच जाएगी, या तो आप अप्रिशिएट भी हो जाएगी ना, वो अप्रिशिएट भी हो जाएगी। मोजील जैसा अफसाना लिख सकते हो, और एन इनक्रेडिबल टेल ऑफ इनोसेंट एरेंडेरा एंड हार्टलेस मदर की जगह गैब्रियल गार्सिया मार्कीज की तरह लिख सकते हो, या आप 11 मिनट्स की जैसा नावल लिख सकते हो ओहान पामूक का। तो जब आप ये नहीं लिख सकते तो फिर आपको मुश्किल पसंदी एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होता है कि मेरी बात तो कुछ नहीं है, मैं कह नहीं सकता। जदीद अफसाना और कदीम अफसाना कोई फ़र्क नहीं है। ये एक हमने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जदीद अफसाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जदीद अफसाने से अगर मुराद है कि जदीद ज़माने के मसाइल, तो मसाइल क्या जदीद ज़माने के? वही मसाइल हैं जो हमेशा से इंसान को दरपेश रहे हैं। वही मोहब्बत, वही नफ़रत, वही रोज़गार का तलाश, वही भूख, वही अफलास, वही बदअमनी, वही इंसानी हुकूक, वही औरत और मर्द का एक इंतहाई मुश्किल गुंजलक रिश्ता, वही बच्चों का बाप से रिश्ता, माँ से रिश्ता। क्या बदला है? मौज़ूआत तो नहीं बदले, मौज़ूआत तो वही हैं, लेकिन नए ज़माने के साथ, नए तजुर्बात के साथ वही नस्लें जो आज से 200 साल 500 साल पहले थी, इन्हीं तजुर्बात को एक नए अंदाज में बरत रही हैं। उनका नए अंदाज में जो बरत रही हैं, उनका बयानिया जो है वो जदीद अफसाना हो जाएगा। लेकिन जदीद अफसाने से ये मुराद नहीं है। अगर ये मुराद है तो मैं समझ नहीं सकता क्या है कि आप ऐसी बात करें जो किसी की समझ में ना आए। फिर वैजी साहब, मैं इस सिलसिले में बड़ा ही वाज़ेह हूँ। दरअसल जो कारी है वो आपका मोहताज नहीं है, और कारी कोई ऐसा आपका खादिम या गुलाम या ताबेदार नहीं है कि आप जो भी लिखेंगे वो पढ़ने में मजबूर है। कारी अपनी आज़ादी से, अपनी मंशा से और मर्जी से पढ़ता है। आप वो लिख सकते हो जो उस तक पहुंच रहा है, तो आपके लिखने का कोई मकसद है। अगर आप खुद कलामी कर रहे हैं और आप दूसरे तक पहुंच नहीं सकते, आप सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की स्टेज में आ गए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी से चीज़ों को नथार के, साफ करके, धो के आप फिर सिंप्लिसिटी वाली स्टेज में अभी दाखिल नहीं हुए, तो फिर ये आपका कसूर है, उसका नहीं। इसलिए जो लोग नहीं पहुंच रहे वो इज्जे बयान का शिकार है। उनकी कमज़ोरी उनके लिखने और कहने में है, उनके पास तजुर्बा नहीं है कि वो कह सकें। देखें, हमारे दौर में जिंदा लोग, ओहान पामूक जिंदा है, नजीब महफूज नोबल लॉरिएट था, मिस्र का बेहतरीन कहानी लिखने वाला, 2006 में उसका इंतकाल हुआ है। नजीब महफूज ने हमारे ज़माने के बड़े लिखने वालों में अरबी में लिखा। नजीब महफूज का नावल देख लें, चिल्ड्रन ऑफ
गिवलवी या चिल्ड्रन ऑफ एले जिसको कहा जाता है, उसने फिरौनों के ज़माने की एक बात को बयान किया है, एक इस्तारे की सूरत में, एक तशबीह की सूरत में, एक अलामत की सूरत में, आज के हालात को बयान करने के लिए। वो हमें पहुंचती है, मेरे दिल को लगती है। मैं अरबी नहीं पढ़ सकती, मैं उर्दू में या अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा पढ़ सकता हूँ। ओहान पामुक जो है वो टर्किश ज़बान में लिखता है, लेकिन मुझ तक पहुँचता है जब मैं स्नो पढ़ता हूँ या माई नेम इज़ रेड पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आता है। पिलग्रिमेज पढ़ता हूँ, समझ में आता है। इसी तरीके से आप चेक राइटर है, बड़ा मशहूर है, 95-96 साल का हो गया, मिलान कंडेरा। मिलान कंडेरा को आप पढ़ते हैं तो मुझे समझ में आता है मिलान कंडेरा। वो फ्रांस में रहा सारी जिंदगी, सिटीजनशिप फिर वापस मिली, फिर आया, फिर गया। मिलान कंडेरा भी समझ में आता है मुझे। डॉक्टर जिवागो भी समझ में आता है मुझे। गाब्रिएल गार्सिया मार्कीस की कहानियां समझ में आती हैं। तो मुझे क्या मुश्किल है कि मैं उर्दू वालों को नहीं समझ रहा। एक कारी इतना बाशऊर है कि वो बेस्ट राइटर जो दुनिया के हैं, अरबी, फ्रेंच, पोर्चुगीज, इंग्लिश, स्पेनिश, उनको तो समझ रहा है, आपको नहीं समझ रहा। और आप किसी कुटली में, किसी खोली में बंद होके बैठे हैं और आप कहते हैं कि मेरा कारी जाहिल है, वो मुझे समझता नहीं है। दरअसल आपका कारी जाहिल नहीं है। अच्छा, और वो मेरे कि वो मेरे उस पे आए, मेरे मेयार पे आए, मैं कारी के मेयार पे नहीं, ये साथ है। अब आप देखें, कारी का मेयार बुलंद होता है जब अच्छा अदब बुलंद पैदा होता है, जब अच्छा अदब। कारी को क्या हुआ है? क्या मंटो छोटा राइटर था? राजेंद्र सिंह बेदी छोटा राइटर था? गुलाम अब्बास कोई कमतर दर्जे का अदीब था? क्या बात। हयातुल्लाह अंसारी कमतर दर्जे का अदीब था? कन्हैया लाल कपूर कम दर्जे का अदीब था? कुरातुल हैदर कम दर्जे की थी? इस्मत चुगताई कम दर्जे की थी? कौन था इनमें से छोटा अदीब? ये बड़े बड़े नाम थे, जिन थे। और इन्होंने उर्दू शॉर्ट स्टोरी को वहाँ पहुँचाया जहाँ पर के आलमी उर्दू शॉर्ट स्टोरी पहुँची हुई है। यही तो लोग हैं जो आलमी अदब में हम फ़ख्र से पेश करते हैं कि हमारी कहानी ने वो मयार हासिल किया और हमारी कहानी वैसी लिखी गई जैसी कि दुनिया में कहीं भी लिखी जा रही थी। ये वो लोग हैं जो जिन हैं, जाइंट्स हैं, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। ये तो सब समझ में आते हैं। हमारा कारी इसको पढ़ता है। मैट्रिक का स्टूडेंट पढ़ता है। मैं बिल्कुल, मैं अपने मेरे घर में मेरी किताबों में जो बेदी है या कृष्णचंद्र है या मंटो है या गुलाम अब्बास है, जो भी लोग हैं, और फिर ओहान पामुक है जिसको लोग पढ़ते हैं, या कोई भी राइटर, गाब्रिएल गार्सिया मार्कीज है, उसका एक छोटा नावल मैंने भी तर्जुमा किया था। हरमन हेस के मैंने कुछ तर्जुमे किए थे जो मेरे बच्चे पढ़ लेते हैं और वो समझते हैं कि हरमन हेस क्या कह रहा है। उसकी एक कहानी है, देखें, वो 1960 की कहानी है। हरमन हेस की कहानी है ए मैन बाय द नेम ऑफ जैगलर। उस कहानी को मैंने उर्दू में तर्जुमा किया, मुसम्मी जैगलर। वो कहानी के अंदर जानवर हैं और जानवरों की वो दास्तान में, ये है अलामत, लेकिन इतनी भरपूर, इतनी जबरदस्त कि आपको समझ में आती है, बच्चा भी समझ जाता है कि ये क्या है। ठीक है, मार्कीज की सारी कहानियां आपको समझ आती है। आपको और बड़े लिखने वाले जो पालो कोइलो, जो इतना मशहूर राइटर हुआ है कि उसको अब तो सियासतदान भी उसका नाम सुन के लेने लग गए हैं बगैर पढ़े, कि पालो कोइलो जो है वो बेस्ट राइटर भी ना सिर्फ समझा जाता है बल्कि पाकिस्तान में वो बड़ा पॉपुलर है और उसको यंग नस्ल पढ़ती है। अल्केमिस्ट उसका नावल है, उसको वो कमाल नावल है। उसका राइडा उसका नावल है, और उसके जो नावल हैं 11 मिनट्स उसका नावल है। इसको पढ़ते हैं ना लोग, क्यों नहीं पढ़ते? पालो कोइलो समझ में आ रहा है, टर्किश अदीब समझ में आ रहे हैं, अरबी नजीब महफूज समझ में आ रहा है। हमारे ज़माने के हैं, ये कोई क़ुरून वस्ता के लोग नहीं हैं। उस ज़माने में लिख रहे थे जब हमारे ज़माने में हम तजदीदी, बेमानी, बेमकसद कहानियाँ लिख रहे थे, जो मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ में पढ़ता था, और 4 आदमी अपनी जहालत को छुपाने के लिए उसकी इसलिए तारीफ़ करते थे कि अगर तारीफ़ नहीं करेंगे तो शायद ये लगेगा कि हम कहानी को समझ नहीं सकते या हम पढ़े लिखे नहीं हैं।
ठीक है ना। वो जैसे एक मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुछ लोग आपको रास्ता गलत बताते हैं, बताते ज़रूर हैं इसलिए कि वो सुबकी समझते हैं कि मैं ये कैसे कहूँ कि मुझे मालूम नहीं है, तो मैं गलत ही बता दूँ, बताऊँ ज़रूर। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो उसको इसलिए तारीफ़ करते हैं कि इससे साबित हो कि उनकी इल्मियत, उनका फाजिल होना, उनका भ्रम रह जाए ना। वो उनका भरम कहाँ है? उनका भरम तो कहीं मौजूद ही नहीं था। वो तो उनका मुगालता है, उनका ख्याल है, उनकी सोच है कि मेरा भरम रख रह जाएगा और माशरा मुझे जानेगा। वो एक नरगिसियत का शिकार है, और नरगिसियत यह है कि वो अपने दिल में सोचते हैं कि मैं ये हूँ तो बस मुझे लोग मान लें। लेकिन खुशफहमी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिंदा रहने के लिए सामान है। उनके पास है तो वो इसके सहारे जिंदा है। लेकिन बड़ा लिखने वाला और जेन्युइन लिखने वाला इस बात का शिकार नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने 2 नावल पढ़े। मैं चूंकि रिवायती सोच का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं बड़े साफ इसकी बात कर देता हूँ। मैं एक नावल पढ़ा जिसका नाम है जंदर, अख्तर रज़ा सलीमी का नावल। मैंने बहुत अरसे से अवॉइड कर रहा था, उसको नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जंदर पढ़ा। एक गैर मारूफ अदीब मुझे मिला, उसने मुझे अपना नावल दिया जो अच्छी तबात भी नहीं है, उसका सरवट भी अच्छा नहीं है, उसका नाम भी बड़ा मुश्किल है। रिजवान मजीद एक नावल लिखने वाला है, उसने एक ही नावल लिखा है और वो है कि मैं नहीं हूँ नावल का नाम। मैं उसको पढ़ने लग गया और मेरे ऊपर हैरत का एक समंदर था उमड़ के आ गया। वो इतने अच्छे जुमले लिख रहा था, इतने अच्छे जुमले लिख रहा था, इतनी रवां तहरीर थी कि मैंने कहा ये आदमी लिखता क्यों नहीं है तवातुर से, क्यों नहीं आगे बढ़ता। शायद उसको किसी ने कहा ही नहीं। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उससे कहा मैं आपसे मिलूंगा। तकनीकी गलतियां कर रहा है, फ़नी गलतियां कर रहा है लिखने में, लेकिन तख्लीकी गलतियां नहीं कर रहा। उसको बयान करना आता है, जो चीज़ ठीक होने वाली है वो हो सकती है। तो वो उसमें जो कमियां हैं कहीं वो हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। जंदर अख्तर रज़ा सलीमी का नावल है, बड़े अजीब मौजू पर है। टेक्नोलॉजी आई, कैसे नाजिल हुई, किस तरह एक आदमी जो पंचक्की के ऊपर आटा पीसता था, जिसको जंदर कहते हैं वहाँ की ज़बान में, हमारे नॉर्थ के हज़ारा और मई के मुल्क का इलाके जो हैं, तो वो क्या हुआ, वो आदमी लिख रहा है, वो आदमी देख रहा है, और वो किस तरह देख रहा है, उसका तजुर्बा है। उसने तजुर्बे को बयान किया और जंदर नाम का एक खूबसूरत नावल आया। नए लिखने वाले, बहुत से लिखने वाले बेहतरीन लिख रहे हैं, उनको कहानियाँ लिखनी आती हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करूँगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जो सारी ज़िंदगी कहानियाँ लिखता रहा हूँ, सारी ज़िंदगी नज़र पढ़ता रहा हूँ और दुनिया भर के लिटरेचर का कहीं ना कहीं उसको चखता रहा हूँ, मुझे ये क्यों समझ में नहीं आते लोग, इनका मसला क्या है। तो मसला उनका है, मेरा नहीं। कारी का मसला तो है ही नहीं ना। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा सर। आपने अपनी किताबों के हवाले से बताया कि आपकी क्या क्या चीज़ें जो जी। मैं पहली तो आपको ये बात बताऊं कि मैं बहुत ही काहिल लिखने वाला हूँ। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि मेरे अंदर वो जो तख्लीक का उतना बड़ा समंदर, बहिराए उकियानूस मौजूद नहीं है। शायद मेरी कैपेसिटी कम है, बहुत मोहतात होके बहुत ही कम लिखा है मैंने। मेरी अफसानों की किताब पढ़ाओ से पहले, आज से तकरीबन 20 साल पहले आई थी। उसके बाद मेरी कहानियाँ तो छपती नहीं इधर उधर। मैंने कुछ इल्मी काम मुझे मेरे उस्ताद ने सौंप दिया, तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी पर पहली उर्दू की किताब बशरियात के नाम से लिखी, जो कि ज़ख़ीर थी 400-450 सफ़े की, और वो उन लोगों के लिए थी जो ये कहते हैं कि उलूम उर्दू में मुंतकिल नहीं हो सकते। मैंने बड़ी काविश की और उसको उर्दू में, एंथ्रोपोलॉजी को मैं किताब की सूरत में लाया। मेरी तीसरी किताब जो थी वो मैंने चूँकि मीडिया से और कल्चर से वाबस्ता था, तो पाकिस्तान में टेलीविज़न के नाजिल होने के बाद, सेटेलाइट टेलीविज़न के जो असरात हुए माशरे पे,
उस पर वो किताब लिखी, सोशल रिस्पॉन्स टू सैटेलाइट टेलीविजन पाकिस्तान, अंग्रेजी ज़बान में लिखी। उसके अलावा मैंने तर्जुमे किए कुछ। मैंने गाब्रिएल गार्सिया मार्कीज़ का एक छोटा नावल इनोसेंट हेरेडेरा जो है वो तर्जुमा किया। और मज़े की बात यह है कि जब मैंने तर्जुमा किया उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मैंने तर्जुमा किया, उसको लोगों ने पसंद किया। अकादमी अदबियात ने भी छापा और एक कराची के पब्लिशर हैं, उन्होंने मेरा नाम दिए बगैर उसको छाप दिया है। मुझे इतला मिली, मैं बड़ा खुश हुआ। कोई बात नहीं, मेरा नाम दिया हुआ है और इजाज़त के बगैर छाप दिया तो ठीक है, छाप लें, लोग पढ़ेंगे, अच्छी बात है। मैंने हरमनस की कहानियाँ तर्जुमा की और जो मेरे इब्तदा में हर नसब निगार को थोड़ा सा तर्जुमा ज़रूर करना चाहिए, उससे उसकी नस्ल में पुख्तगी पैदा होती है और वो आगाही मिलती है। मंटो ने भी तर्जुमे किए जी, इंतज़ार हुसैन ने भी तर्जुमे किए, अशफाक अहमद ने भी तर्जुमे किए। तर्जुमा करना बहुत ज़रूरी है एक स्टेज पे, तो मैंने भी किए। मेरी ये आप समझ लीजिए 3 और चौथा तर्जुमा वो आया। अब मेरी एक जो मैं कुछ अरसे से बहुत ही मेहनत के साथ लगा हुआ हूँ एक किताब मुकम्मल करने में, जो कि मेरी सवाने उम्र तो नहीं है, मैं उसको कहता हूँ कि वो एक ज़िंदा कहानी है जिसको मैं फ़िक्शन की ज़बान में लिख रहा हूँ। एक ऐसा नावल, एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी रुदात जो इस्लामाबाद पे बीती, उसका नाम है, अब तक मैंने यही नाम उसका रखा हुआ है, एक शहर की कथा। और वो इस्लामाबाद की मैं पहली नस्ल से हूँ। मैंने बहुत कुछ होते देखा, मेरी आंखों के सामने हुआ। एक छोटा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ा, फिर मैं सरकार का मुलाजिम हो गया। वहाँ जो मैंने देखा, जो वाक़यात हुए ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिसका मैं हिस्सा था, जो वहाँ होता रहा, उसको मैंने बयान किया। इस शहर पे क्या उस्ताद पड़ी, इस शहर ने कैसे अपनी बुनद पकड़ी, इस शहर ने कैसे ये रुख इख्तियार किया, ये सब लिखा है। लेकिन उसमें फोकस मैं नहीं हूँ, फोकस वाक़यात है। देखिए भाई साहब, एक बात बड़ी ज़रूरी है जो मैं अक्सर लोगों से, मेरा मौक़िफ़ ये, आप अपनी सवाल उम्री 3 वजूहात की बुनियाद पर लिखते हैं और अगर ये 3 वजूहात नहीं हैं तो मत लिखें। पहली, आपके पास इतने बड़े वाक़यात हैं जो लोग जानना चाहते हैं। दूसरा ये, आप इतने मशहूर आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हैं कि आपने अगर दाल चावल भी खाया है तो लोगों को दिलचस्पी है। कायद आज़म नेल्सन मंडेला, इब्राहिम लिंकन या कोई भी बड़ा आदमी, ये लोग जो हैं अपने बारे में ये लिखें कि मैं स्कूल कब जाता था और किस स्कूल में पढ़ता था तो लोग जानना चाहेंगे। मैं लिखूंगा तो लोग जानना नहीं चाहते, लोगों को मेरी ज़ात से दिलचस्पी नहीं है। दूसरी वजह ये होती है। और तीसरी वजह ये होती है कि आप तख्लीकी अंदाज में उसको ऐसे बयान करें कि एक फ़न का मज़ा आए, एक अफसाने का मज़ा आए, एक नावल का मज़ा आए। मैं जो लिख रहा हूँ वो इस्लामाबाद पे होने वाले वाक़यात, यहाँ के लोग, कुछ मशहूर वाक़यात, कुछ मशहूर लोग, कुछ मशहूर सानहे, छोटे छोटे वाक़यात जो बड़े बड़े बन गए बाद में, ये मैंने उसमें लिखा है। अब वो ख़त्म होने वाला है, इंशाल्लाह वो किताब छप जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि मेरी तख्लीकी जो मेरे अंदर जो आतिश फशां है वो मौजूद शायद उतना नहीं है जितना बहुत से लोगों में है। और जो खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब ये कि आपने इसका इजहार कर दिया, आपने इसको मजफूफ अंदाज में, वो जो सो कार्ड जो है ना, मेरे को टाइम ही नहीं है, 2 किताबें पढ़ी यानी ये भी होता है ना सर। मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन जी वो मैं कहता हूँ कि एक क्लास वो है, तबका वो है जो किताब लिखता है। इम्तियाज़ अहमद कुरैशी की फ़नी खिदमात, अज़ वहीद राना। कुछ दिनों बाद एक किताब आती है वहीद राना के मुंतखब अफसाने और उनका नफ्सियाती तज्जिया, अज़ इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। तो ये मैं आप पर किताब लिखूँ, आप मुझ पर लिखें। मैंने बहुत से लोग हैं जिनके मैं किताबें दिखा सकता हूँ, तो वो खुश होते हैं, मासूम लोग हैं, उनका ख्याल है कि हम मशहूर हो गए। मशहूर आप इन तरीक़ों से नहीं होते, लेकिन ये करते रहें। दुनिया में बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों में मशहूर रहते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि देखें फैज़ ने बहुत कम लिखा है,
कितनी किताबें हैं फैज़? जी बिल्कुल ऐसे, ये दुरुस्त बात है। फैज़ ने बहुत नहीं लिखा, इस तरह और बहुत से लिखने वाले हैं। उनका बहुत, मंटो का भी बहुत बड़ा कोई ज़ख़ीरा कुतुब नहीं है, अफसाने हैं जिनको, लेकिन वो मंटो है, वो फैज़ है। और मैं ऐसे शायरों के नाम ले सकता हूँ जिनके मजमूए 30-30, 35-35 हैं, 40-40 हैं, लेकिन उनका नाम बवक्त ज़रूरत मुझे भी याद नहीं आता कि कौन थे। सर एक मिसरा भी अगर कहते हैं ना, अनवार बेहतर साहब कहते हैं कि यार हम लोग पूरी पूरी किताबों के चक्रों में पढ़ देते हैं कि हिट हो जाओ, कहते हैं यार एक दो मिसरे ही अगर आपके, एक दो लाइनें, जुमले ही अगर जी सही, याद रह जाए तो बस समझो कि तुमने बिल्कुल पा लिया और तुम जिंदा रह गए। जी। अब ये नहीं कि आप उसके चक्कर में जो है 30,000 जो सफ़े लिख दें और एक भी काम का ना हो। और ये है, लेकिन सर फिर एक ये भी है ना कि हमारी सोसाइटी में, देखिए हमारी सोसाइटी में एक ये वायरल होता है कि लोग पढ़ते ही नहीं है ना, कि यार लोग पढ़ते ही नहीं, यार अदब पढ़ते ही नहीं है, ये एक मामला। अच्छा जब पढ़ने लग पड़े वो कहते यार ये ठीक नहीं पढ़ते, ये इनको पढ़ना नहीं आता। फिर जब वो पढ़ना लिखने के यार पढ़ रहे हैं तो लिखते क्यों नहीं? तो ये क्या है हमारी सोसाइटी? देखिए ये दो शोबे ऐसे हैं जिनमें ये लतीफ़ा मैं होते देखता हूँ और मैं बड़ा हंसता हूँ। दूसरा शोबा जो है, मुझे उस वो फ़नी लिहाज से और टेक्निकल मैंने उसकी तालीम हासिल की है, देखा है, तो उसके बारे में बात करूँगा। दो शोबे ऐसे हैं जिनके अंदर लोग अजीब सी बात करते हैं, एक फिल्म और दूसरा अदब। फिल्म वाले कहते हैं कि हम लोगों को फिल्म देखनी नहीं आती, वो पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखते और वो दूसरी गैर मुल्की फिल्में देखते हैं, तो इसलिए फिल्में हम नहीं बनाते। और लोग जो हैं उनको समझ ही नहीं है फिल्म देखने की, वो जानते ही नहीं। एक तो ये लोग फिल्म बीन नहीं है, फिल्म बीन नहीं है, जी हाँ, मौजूद नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि लोगों का ज़ौक़ बड़ा ख़राब है, उनको अदब पढ़ना नहीं आता और उनको हमारी सतह पे आना चाहिए, क्योंकि वो मेरी सतह पे नहीं आए हुए, तो इसलिए अदब को पढ़ना जो है वो इस माशरे में ख़त्म होता जा रहा है। सच्ची बात यह है कि फ़िल्म इसलिए लोग नहीं देखते पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों को फ़िल्म बनानी नहीं आती। एक सच्ची बात हम जानते हैं, हमें और जो बनाई अच्छी बनाई वो हिट भी हुई, वो हमें फिल्म बनानी नहीं आती। हमें आज तक यही समझ में नहीं आया कि फिल्म बनाने के लिए एक अच्छे राइटर की एक कहानी को लेना पड़ेगा, पहले उसका लिखारी एक प्रॉपर राइटर हो, फिल्मी राइटर ना हो, बल्कि राइटर जो समझता लिखता, उसके नज़्में लिखने वाला एक शायर हो। जी, इसी तरीके से वो फिर आप बनाएंगे तो बनेगी। अदब के साथ भी यही मसला है भाई साहब कि अदब के बारे में आपको ऐसी कहानी आपके पास नहीं है जो लोग पढ़ें। लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वानगी की शरह भी कम है और लोग इतने फ़रोही और छोटे मसाइल उनकी ज़िंदगी के बड़े मसले बन गए हैं कि वो अदब को नहीं पढ़ रहे। ये तो ठीक है, अदब पढ़ने का शौक़ बहुत छोटी उम्र में होता है, बड़ी उम्र में जाके अदब की तरफ कोई राग़िब नहीं होता। अगर स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ने की तरफ राग़िब किया जाए, अच्छी कहानियाँ, अच्छी शायरी, अच्छा अदब जो है पढ़ने का सलीका उनको आए तो वो पढ़ते हैं, ये तो ठीक बात है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक फ़हरिस्त गिनाई है अभी, उनको वो पढ़ रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों के आलमी तस्लीम शुदा मुसल्लिमा राइटर हैं और उनकी वो नज़र को पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में उनकी किताबें बिक रही हैं, आती हैं, लोग उसकी तलाश में रहते हैं। आपके किसी लिखने वाले को वो जानते भी नहीं हैं, तो क्या उनको आपसे दुश्मनी है? इसलिए कि आपको लिखना नहीं आता, आपकी तहरीर उन तक नहीं पहुंचती, आपका अपना मुताला इतना कम है। हमारा अदीब, कितने हमारे अदीब हैं जिन्होंने आलमी अदब थोड़ा सा भी पढ़ रखा हो? ज़्यादातर मैं लोगों को जानता हूँ जो बड़े बड़े अल्लामा अदीब थे, लेकिन या हैं, उन्होंने आलमी अदब से उनकी मामूली सी भी वाकफियत नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते। उनको मालूम नहीं है पाब्लो नेरूदा कौन था, ठीक है, उनको मालूम नहीं था लोरका कौन था, गार्सिया लोरका को नहीं जानते, नेरूदा को नहीं जानते। वो किसी अपने अहद में जीने वाले बड़े अदीबों को नहीं जानते और उनका ख्याल है कि हम अदब एक हमारे घर में पैदा हुआ है। तो जोश का बारे में किसी ने कहा था कि जोश साहब ने किसी को कहा
मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा कि भाई उर्दू तो हमारे घर की लौंडी है, तो उसने कहा आप उसके साथ सुलूक भी लौंडियों वाला ही करते तो यही एक है हमारा बहुत बड़ा मसला। सर देखिए एक ये नए 2-4 लोग आए ना, हल्का बाबा जो में कह रहे जी ये जदीद अफसाना जहाँ पहुँच चुका है अभी, ये जो है किसी का अफसाना था तनकीद के लिए, तो बाहर निकले, मैंने उनको कहा यार ये जदीद अफसाना कहाँ तक पहुँचा है, कह जी वो कहीं पहुँच गया है। अब मैं कहीं पहुंच गया, अच्छा नाम जो है मैंने कहा जी मुझे भी बताएं, कहते जी आप तो काफ़ी सीनियर है तो आपको नहीं पता, आपको अफसाने का नहीं पता कि जदीद अफसाना कहाँ तक पहुँच गया। मैं क्या मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है, ज़रा पता चले। कहने यार आप मजाक कर रहे हैं आप, मैंने कहा यार मैंने आपके कहने के ऊपर ना, यानी आपसे पहले भी, अब मैं क्योंकि नाम नहीं ले सकता, वो भी पढ़ाते हैं जी। तो वो कहने लगी कि मैंने कहा मैंने गुज़िश्ता 6 माह के जो है ना मैगजीन्स उठाए हैं, तो मैं यही देख रहा था कि जदीद अफसाना देखें, अगर मुझे ये कहा जाए कि जी डॉक्टर साहब जो है ना वहीद राना साहब जो ये जदीद अफसाना लिखते हैं, और फलां जो है XYZ जो है वो तो पुराने स्टाइल है, तो वही जो है, तो मैंने दोनों के अफसाने इकट्ठे किए उस तरह के मैगजीन में, मायनो किताब गैर और ये वो सारा, तो मैंने कहा यार इनका तो सिर्फ उसलूब में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तो यही है, टेक्निक भी उसी तरह से वही शुरू होता है उसी तरह से, या बयानिया या डायलॉग है। तो मैंने कहा यहाँ मुझे बताओ कि जदीद अफसाना कहाँ पहुँचा है, कोई नई चीज़ आ गई, कोई मिसरों में कमी आ गई, क्या हो गया। मैंने कहा यार कि आपको किसने कह दिया कि उस दिन के बाद ये अच्छा हुआ कि मैंने उनकी मुंह से ये नहीं सुना कि उन्होंने दोबारा कहा कि जी जदीद अफसाना कहाँ पहुँच। फजूल में जो बात आती है मुगालता है, और मुगालते में ज़िंदा रहना हमारी ज़रूरत बन गया है। हमें आसानी लगती है कि हम इस मुगालते के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें, और हम इस बात से कतई हमें फ़िक्र नहीं है कि हमें कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता। असल में आप देखें लिखते क्यों हैं। मैं इसलिए लिखता हूँ, मुझे अगर पूछे, मैं थोड़ा लिखता हूँ, मैंने बहुत कम लिखा, मैं इसलिए लिखता हूँ कि कोई उसे पढ़े। मैं कारी तक पहुँचना चाहता हूँ, अगर कारी तक मैं नहीं पहुँच रहा तो मैं नहीं लिखूँगा। मैं अपने लिए नहीं लिखता, सिर्फ अपने लिए मेरा लिखना इस हद तक है कि मेरी ज़ाती तशफ़ी हो जाए, मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाए। लेकिन जब मैंने उस कथारसिस को निकाल लिया तो उस लिखने के अमल को मैं मेज़ देने के लिए, लिखने के अमल की आबियारी करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे रिस्पॉन्स मिले, उसे कोई पढ़े, और उसे जो पढ़ेगा कोई तो रिस्पॉन्स। आपके अहद में, आपके मुल्क में जो लोग बहुत बिक रहे हैं, जो क्या वो अच्छे अदीब नहीं, वो बहुत अच्छे अदीब हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ बहुत अच्छा लिखने वाला है, लेकिन मुस्तनसर हुसैन तारड़ पढ़ा जाता है ना, उसको लोग पढ़ते हैं सर, रिलेट करते हैं, रिलेट करता है वो आपकी बात कहता है, वो ऐसे लगता है वो आपकी बात जो बात बयान कर रहा है वो आपको समझ आ रही। असल में आपके पास जितनी बड़ी बात होगी, आपको उसके बयान के लिए उतना ही सादा पैराया चाहिए। बड़ी बात को मुश्किल तरीके से नहीं कहा जाता, ये फजूल बात होती है जिसको कहने के लिए आपको मुश्किल अंदाज दरकार होता है। बात भी फजूल है और अंदाज भी ऐसा है कि समझ में आ जाए, तो फिर लोग कहेंगे ये फजूल है, तो आप फिर ये करते हैं कि उसको इस तरह बयान करते हैं गुंजलक करके। हाँ, फिर कुछ तो आपकी अपनी कमज़ोरी है कि आप बयान कर ही नहीं सकते, आपको बयान करना ही नहीं आता, आप सेंटेंस क्राफ्ट करना नहीं जानते, जुमला लिखना नहीं जानते। जुमला वही होता है, लेकिन उसके अंदर जो रिवायती जुमले से हट के जो नयापन पैदा करता है लिखने वाला, वो दरअसल उसका अपना कमाल होता है। आप एक चीज़ को हट के लिखते हैं और वहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। आप बड़ी बड़ी कहानियाँ पढ़ें ना, मैं जितनी बड़ी कहानियाँ पढ़ता हूँ, मैं D.H. लॉरेंस को पढ़ता हूँ, लेडी चैटलेसज़वर, या मिसाल के तौर पे जब मैं पढ़ता हूँ जॉन स्टेनबेक को, उसका नावल है द पर्ल, जिसका तर्जुमा दुर्रे शहबार के नाम से मुमताज़ शीरी ने उर्दू में भी किया था। तो द पर्ल पढ़े तो उसका पहला जुमला ही इतना सादा है, इतना सादा है कि वो आपको गिरफ्त में ले लेता है, और जब गिरफ्त में ले लेता है तो फिर आप उससे बच नहीं सकते, फिर वो आपको लेकर चलना शुरू कर देता है। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू है सर, फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू जारी है। मुझे ये बताएं सर कि हल्का बाब ज़ौक़ का आपने तो एक जुमला भी कहा गोल्डन जुबली तकरीबात में,
और वो उस तरफ न जाने क्यों नहीं आ सके। क्या तब्दीली होनी चाहिए स्ट्रक्चर में, और कुछ तब्दीली तो होनी चाहिए, ये तो ज़ेर लब हर कोई कह रहा है, लेकिन हो नहीं पा रही। कुछ जी उदवा कहते नहीं जी ये इसी तरह जाने दे, फिर अदब का फ़ायदा क्या हुआ, अदब ये हो गया वो हो गया। यानी आपका सवाल हल्का है हमारे जो तनकीदी मेयार जी, है या जो स्टाइल है। जी, वो ऐसा है कि मैंने कहा ना कि एक आदमी को ज़रूरत होती है कि वो चीखे चिल्लाए। जब तक वो चीखता चिल्लाता नहीं है, अपनी बात नहीं कहता, तो वो मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। हमें अपनी बात कहने के लिए एक सामे चाहिए, हर बंदे को एक सामे चाहिए। जो लिखने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि लिखने का अमल जो है वो सब्ज़ी बेचना, अंडे फरोख्त करना या मुर्गियां पालने के अमल की तरह है, और वो इस अमल को बाकायदा एक ड्यूटी और एक्टिविटी समझते हैं। अदब ना एक्टिविटी है ना ड्यूटी है। अदब तो एक अंदर की आवाज़ होती है जो किसी वक्त भी आपको मजबूर करती है कि आप लिखें। आप लिखने के अमल को मजबूर नहीं कर सकते कि वो पैदा हो। लिखने का अमल आपको मजबूर करता है कि आप इजहार करें। हल्का बाज़ौक़ के अंदर मैं जब शुरू में जाना शुरू हुआ, अवाइल उम्री में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत शानदार महफिलें थी, बहुत पढ़े लिखे बड़े नामवर लोग आते थे, बड़ी अच्छी बात थी, एक अच्छी रिवायत थी, अदीबों का इकट्ठ होता था। हल्का बाज़ौक़ ने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है, लेकिन हल्का रबाब ज़ौक़ और अदबी हलकों ने एक बड़ा मसला भी पैदा किया। इन्होंने ये मसला पैदा किया कि बहुत से लोग जिनको अदीब नहीं बनना चाहिए था और उनको चाहिए था अदब का काम छोड़ के कोई नफ़ा बख्श काम करते, मसलन कोई दुकान खोल लेते परचून की, या कोई प्रॉपर्टी काम शुरू कर देते, मकान किराए पे देते, प्लॉट बेचते, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा काम हो जाता, क्योंकि उनके बच्चों का भला होता, उनका भला होता, और आइंदा नस्ल को एहसान भी होता है। उन्होंने ये किया कि इस काम को छोड़ा। वो काहिल लोग थे, बड़ा काम कर नहीं सकते थे, अदब उनका शोभा नहीं था, उनको लिखते रहे, क्योंकि हल्के में आए तो हल्के में उनको रास्ता किसी ने नहीं दिखाया। हल्के में जब आए तो उनके उन जैसे ही भाई बन जिन्होंने अदब नाम को भी नहीं पढ़ रखा था, उन्होंने उसके बारे में कहना शुरू किया, वो बातें उसमें से निकाली जो उस गरीब को खुद नहीं मालूम थी। उस आदमी को वो नफ्सियाती तज्जिया खुद भी नहीं पता था, उसने फ्राइड का नाम नहीं सुना था, लेकिन एक नक्काद में हल्के में बैठे ने उसको कहा कि ये फ्राइडियन ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बयान कर रहा है अपनी कहानी में। उसको मालूम ही नहीं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। वो उस पौधे को फिर पानी देना लोगों ने। अच्छा, वो जब हुआ तो वो खुश हुआ। अब वो जब घर आया तो वो सरशारी में आया, रात के अंधेरे में हल्के से निकला, उसने 2 सिगरेट भी पिए, रास्ते में खोखे से एक दफा फिर चाय पी, और घर में आलम सरशारी में घर दाखिल हुआ कि मैं तो पता ही क्या। अब फिर उसने दोबारा पूछने की कोशिश नहीं की कि ये फ्राइड कौन था, उसको अभी भी नहीं पता, लेकिन उसके कहानी वाले तो उसे इसी तरह मुझे एक साहब ने कहा, एक दोस्त ने कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था, मैं सुन रहा था, मुझे हंसी आई कि किसी ने तंजम तुम्हें ये बात कही और उसने कोट किया। तो वो मेरे दोस्त हैं, बड़े प्यारे अजीज दोस्त हैं, और अगर सुन रहे होंगे तो नाराज भी होंगे, लेकिन कहने लगे कि मुझे एक मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं इस अहद का मुंशी प्रेमचंद हूँ। तो मैंने उनकी बात को सुन के कहा कि जिसने कहा है उसने कुछ सोच समझ। असल में बात ये थी कि वो मसला ये नहीं है कि उसने आपको मुंशी प्रेमचंद कहा तो वो आपको जानता नहीं है। दरअसल अलमिया ये है कि मुंशी प्रेमचंद को नहीं जानता, क्योंकि जब उसने आपको मुंशी प्रेमचंद कहा तो उसको मालूम नहीं था कि मैं कितने बड़े आदमी का नाम ले रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद आज भी वैलिड है, वो उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में से है। वो उर्दू का पहला अफसाना निगार है या दूसरा है, इस पर बहस है। राशिदुल खैरी पहला था या सज्जाद हैदर जल्दरम पहला था या कृष्णचंद्र पहला था, ये सॉरी प्रेमचंद पहला था, ये बहस छोटी है। लेकिन वो बहुत बड़ा अदीब था, बहुत बड़ा जायंट था, और हमारा तो गुरु था हम सब का, लिखने वालों का, नसब निगारों का। तो अगर कोई आपको कह रहा है तो वो आप पर बड़ा शदीद तंज कर रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे कोट किया कि मुझे कहा जाता है कि मैं इस दौर का मुंशी प्रेमचंद हूँ। अब बताइए कि जब इतने मासूम लोग
और इतने आलमी और अपने अदब से बेखबर लोग ये बातें करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं? सर बड़ी वैलिड बात कर रहे हैं आप। उनका नाम ना ले लीजिएगा हमारे चैनल पे कि वो लोग जो ना गश खा के ना नहीं, नाम मैं नहीं लूँगा, नाराज़ नहीं करूँगा। सर अख्तर उस्मान, जब मैं ये 95-96 की बात थी तो मेरे अफसाने पेश होते थे। आपको तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा तनकीद हुआ करती थी। तो आज जैसे आप सच बात करते हैं तो मैं एक बात कहता चलता हूँ। तो मैं गया तो मैंने अख्तर उस्मान को कहा क्योंकि दोस्त, तो मैंने कहा कि यार आप ऐसे, मेरा पड़ोसी भी था, तो मैंने कहा कि यार तू आ जी, बैठ जी, चलो। और उसकी जेन्युइन बात होती है, वो किसी का लिहाज नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज को चेंज किया जा सकता है, मीठा कम रखा जा सकता है। लेकिन मैंने उसको कहा कि यार आज मेरा अफसाना है तो आपने आना। कहता तुम पहुँचो, मैं आ रहा हूँ, हम सब जा रहे हैं, जहांगीर, इमरान, हम सब पहुँच, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अफसाना शुरू हो गया। मैं नाराज़ कि यार ये नहीं आया और आज बड़ा मुश्किल काम होने, और इस्लामाबाद हल्के में अफसाना। अल्लाह ने किया कि वो 50% मैं उससे गुजर गया। तनकीद भी हुई, तारीफ भी हुई और सिलसिला चला गया। लेकिन मुझ में ना एक कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा यार मैं इसके पीछे कर, मैं ये नहीं, या मैं विन विन सिचुएशन हुई। मैं कहा तू नहीं आया तो क्या, दिल में कह रहा हूँ कि तू नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो पास हो गया। वो आया, जब हम टेबल पे बैठे, बाहर होटल में बैठे, तो मैंने कहा यार तुमने कहा था मैं आऊँगा, तुमने आया। कहते यार इम्तियाज़ क्या हुआ फिर? मैंने कहा यार इस तरह 50-50। कहता हो गया। कहता कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं अच्छा। कहता बोलना मैंने भी तुम्हारे साथ इसी तरह था, कोई तुम्हारी फेवर तो करनी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने कहा जी बढ़ा। कहता आज की बात तो मैं किसी की ज़रूरत है? मैंने किसी की ज़रूरत नहीं। कहता यही मैं बताना चाहता था, ग्रुप लेके मत जाओ हाल कर बाबू। जी वो सही है। अख्तर उस्मान के हवाले से जो आपने कहा कि अख्तर उस्मान हमारा पुराना दोस्त है, और अख्तर उस्मान हम बहुत मुद्दत से हल्के में इकट्ठे ही आ रहे हैं। अख्तर उस्मान के बारे में एक बात ऐसी है जो कम लोगों को मालूम है। अख्तर उस्मान की उम्र तकरीबन 50 साल के करीब है, लेकिन अख्तर उस्मान इस वक्त उर्दू शायरी का सबसे मोतबर हवाला है, इस तरह कि उसने बहुत पढ़ रखा है। वो कसीर मुताला भी है, और कसीर मुताला होने के बाद उसने उस चीज़ को हज़म किया है, समझा है। उर्दू, फ़ारसी शायरी और शायरी की मुख्तलिफ डायमेंशन जो मैं नहीं जानता, मेरा शोबा नहीं, उसने इसको समझा है। उससे गुफ्तगू करना एक खूबसूरत अमल होता है, उससे सीखता है आदमी बहुत ज़्यादा। और मैं तो ज़ाती तौर पर अख्तर उस्मान को जहाँ बोलते देखता हूँ, जहाँ पे उसकी कोई तनकीदी गुफ्तगू मुझे मिल जाए, तो मैंने हमेशा उसकी तलाश में रहता हूँ, क्योंकि अख्तर उस्मान उन लोगों में से है जो आपको कुछ देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले खुद हासिल कर लिया है, आपको भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ है। वरना जिन लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उनसे तो हमने ना सीखना है ना। मैं अभी हल्के में था पिछले दिनों, तो एक बात अफसाने पे किसी ने की, एक जुमला था जो ग्रामर भी जिसकी गलत थी और जिसका इस्तारा भी गलत था, उसकी लोगों बड़ी देर से तारीफ कर रहे थे। तो मैंने वो जुमला पढ़ के लोगों से पूछा कि इसका मतलब बताइए, ये तो जुमला ही गलत है। जी बिल्कुल, वो अजीब सा जुमला था कि ये जुमला लिखा गया है और उसी को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी उसमें से पता नहीं क्या निकाल रहे थे, उसमें से वो फलसफा निकाल रहे थे, वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उल्टा पता चला कि वो ही उस गरीब लिखने वाले का बेचारे को पता ही नहीं था उन नांगों का। आप ऐसा ही ज्यादती ना करें, जिसको कुछ पता ही नहीं है आप उसका नाम क्यों लेते हैं जी। इस अफसाने की बुनियादी ख्याल जो है ना, उसने दरअसल मौलाना रूम के इस ख्याल को बरतते हुए और उसने जदीद ज़माने तक आते हुए हमारे जदीद ज़माने के जो 2-3 बड़े फ़लसफ़ी हैं उनका भी, मसलन एग्जिस्टेंशलिज्म का जब जिक्र आता है तो एल्बर्ट कामू और दूसरे लोग जो हैं उनका जो ख्यालात हैं वो इसने रिफ्लेक्ट किए। अब वो परेशान हाल, उसको एल्बर्ट कामू का नाम नहीं पता, उसको यहाँ पाल सातर का नाम नहीं पता, एग्जिस्टेंशलिज्म उसने कभी सुना ही नहीं है कि किस चीज़ को कहते हैं। वो घर जाता है और अब वो तलाश नहीं कर सकता, उसको तो स्पेलिंग भी नहीं पता उन चीज़ों की। और वो आदमी, लेकिन वो समझता है कि मैंने कुछ किया, वो पॉजिटिव, वो कहता है मुझे किसी से मिलाया था
जिससे मिलाया था उसको नहीं पता, और वो कहते हैं उसके खिलाफ को पेश कर रहा है। ये बड़ी बड़ी ज्यादती। इसी वजह से हल्के ने बहुत से लोगों को गुमराह भी किया है। कहते हैं हल्के ने तो बहुत लोगों को पैदा किया, बहुत जी पैदा भी किया, लेकिन गुमराह भी किया। अदीब को हल्का पैदा तो नहीं कर सकता, अदीब तो खुद पैदा होता है। हल्के ने उसको रास्ता दिखाया, क्योंकि बड़े लोग आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे, एक प्लेटफॉर्म था। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ममनून एहसान हूँ, शुक्रगुजार हूँ हल्के का, और उन तमाम लोगों का जो हल्के में आते थे, मेरे सीनियर और बड़े लोग और उस ज़माने के लोग। मुझे याद आते हैं तो मैं हैरान होता हूँ किधर गए। मसलन एक आदमी का नाम मैं लूँगा, मिर्ज़ा हामिद बेग। मिर्ज़ा हामिद बेग बेपनाह लिखने वाला है, वो कमाल का लिखने वाला है, और अच्छी नस्ल लिखने वाले जो चंद लोग हैं अफसाने के अंदर, वो उनमें से शामिल है। अफसाना भी लिखने का वो गुरु है। उसने अफसाना लिखना छोड़ दिया, क्यों छोड़ा मुझे नहीं पता। मेरी बहुत मोहतरम है, मेरी उनसे ताल्लुक़ रहता है, लेकिन मेरा दिल करता है कि पूछूं कि आप ये क्यों छोड़ दिया आप। लेकिन उन्होंने इल्मी काम शुरू कर दिए, तनकीदी काम शुरू कर दिए, चले उनकी मर्जी। तो हल्के ने कुछ लोगों से मुतारिफ करवाया, कुछ लोगों को प्रमोट किया, लेकिन एक बड़ी खेप ऐसे पैदा कर दी जो उनसे ज़्यादा थे, जिनको के अदब की बजाय कोई और काम करना चाहिए था, उनको अदब के काम पे डाल दिया। और अब उनके बाल सफ़ेद हो गए मेरी तरह, और वो उम्र की लास्ट फेज़ में दाखिल हो गए, लेकिन वो अब तक ये नहीं समझ सके कि हम कुछ भी कर सकते थे अदब का काम करने की बजाय। वो कारी बन सकते थे, क्या अच्छा पढ़ ही लेते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं इंटरव्यू का अख्तिताम, अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम इस उस पे करना चाहता हूँ, इस गुफ्तगू पे और आपके शुक्रिया पे, कि सर हल्का बाबिज़ोक में कोरोना दौर में जो हुआ, ऑनलाइन हल्का बाबिज़ोक के हुए जो इजलास हुए, और खलीक साहब को ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने हल्के को कायम रखा और एक नई डायमेंशन भी दी और कंटिन्यू किया। उसमें कुछ अफसाने जो है इसी तरह के अफसाने पेश होते रहे जिन्होंने लिखे। मैं उनके बारे में तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सर मुझे ख़ास तौर पे बड़ा एक सहारा था आपका, कि एक इस तरह के बेमानी और बेरब्त किस्म के जुमले थे, और आप जो है, मैं कह रहा होता था कि जी ये क्या हो रहा है, और तारीफ़ें पे तारीफ़ें हो रही है, तो आप बीच में आगे कहते थे कि जी यार ये क्या हो रहा है, ये इस तरह के अफसाने तो नहीं होते। और अभी पिछले दिनों जो एक अफसाना हल्के में हुआ, और उसमें हम जैसे लिखने वालों ने जो है, जो अदब के स्टूडेंट, उन्होंने भी अपनी सफ़े दुरुस्त की कि कोई हल्का बाबिज़ोक में डंके की चोट पे आके किसी ने कहा कि यार ये जो अफसाना है, क्या ये कम्युनिकेट करता है, कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई एक ऐसा अदीब, कोई ऐसा मसीहा आके कहे कि जी स्टॉप, फुल स्टॉप लग गया सर। थोड़ी सी देर के लिए लोग जो है वो सोचने लगे कि यार ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं, दोनों में से एक बात तो कर ही रहे होंगे ना। कुरैश साहब, अफसाना लिखना गुसल खाने में कुंडी लगा के बेलिबास होकर नहाने का अमल नहीं है, जो सिर्फ आप खुद नहा रहे होते हैं और खुद ही अपने आप को देख रहे होते हैं, किसी बाहर वाले को इजाज़त नहीं होती। अफसाना इसलिए नहीं होता, अफसाना तो किसी बाहर बैठ के किसी खुली फ़ज़ा में लोगों के साथ मकालमा करने का नाम है। शायरी भी यही चीज़ है। आप जब तक लोगों से मुकालमा नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छी दुनिया बनाने के लिए, दुखों का इजहार करने के लिए, खुशियों का इजहार करने के लिए, आपको साथ लेके चलने के लिए, माशरे से कनेक्ट नहीं होता जब तक मैं, उस वक्त तक मैं लिखारी नहीं हूँ। लिखारी माशरे से कनेक्ट हुए बगैर लिखारी नहीं होता। कुछ मुगालते हैं, मैं चाहूँगा कि किसी दूसरी नशिस्त में आपसे बात करूँ कि अदीब को सियासतदान नहीं बनना चाहिए, सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, या अदीब को ये नहीं करना। अदीब को सब कुछ करना चाहिए जो नॉर्मल आदमी करता है। अदीब को खुशहाल होना चाहिए, अदीब को पढ़ा लिखा होना चाहिए, अदीब को रोटी कमानी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए, सियासत पे बात करनी चाहिए, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए। यापाल सातर से किसी ने कहा, वो अलजायर के मामलात में डिगाल के साथ खिलाफ था, तो उससे पूछा गया कि आप एक सियासी पार्टी जो डिगाल के नज़रियात के खिलाफ है, उससे ज्वाइन करें।
क्योंकि डिगाल का अलजायर पॉलिसी के तो आप बहुत मुखालिफ हैं। उसने कहा कि ठीक है, मैं मुखालिफ हूँ, मैं इजहार भी करूँगा, लेकिन मैं एक राइटर हूँ, मैं सियासी जमात का हिस्सा नहीं बन सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे नज़रियात और ख्यालात पे कोई सियासी जमात बना ले। अदीब के ख्यालात पे सियासी जमातें वजूद में आ सकती हैं, वो खुद जमात का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वो तंग जगह पे नहीं रह सकता, उसको इजहार करना है। हाँ, वो मौसर हो जाए वो। जी जी। तो असल में अदीबों के साथ हम भी ज्यादती करते हैं, हमारा माशरा बहुत ज्यादती करता है। हम अजीब अजीब शर्तें आयद करते हैं। अदीब को गरीब होना चाहिए, अदीब को खुश लिबास नहीं होना चाहिए, अदीब ये कुरैशी साहब ने टाई लगाई हुई है, खूबसूरत कमीज और कोट पहना, नहीं ये नहीं पहनना चाहिए हमको। तो अदीब को सोशल मीडिया नहीं सोशल यूज करना मीडिया चाहिए, और ये इसने गजल लगा दी तो ये मशहूर होना चाहिए। अदीब को किसी अच्छी जगह पे बैठ के रोटी नहीं खानी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए, परफ्यूम नहीं यूज करना क्लब चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जी जी। तो अदीब को क्या करना चाहिए? अदीब क्या करे? अदीब को सब कुछ करना चाहिए जो आप करते हैं। अदीब को मौलवी बन जाना चाहिए। देखें, वो भी हो सकता है, अगर उसकी चॉइस है तो वो भी बन सकता है अदीब। बाय चॉइस तो और बात है ना, अच्छा लेकिन बाय फोर्स तो मतलब वो यही कहते हैं कि यार तुम अदीब हो तो तुम जो हो रात को 12 बजे 1 बजे जो है लिख रहे हैं, सुबह 2-2 बजे तक दोपहर तुम सोए रहते हो, रातों को तुम जागते हो। यार ये क्या उल्लू वाला काम शुरू किया। अदीब बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, बहुत ज़्यादा सांचे जो है उनमें तो नहीं रह सकता। यही अदीब फनकार, कोई भी आदमी जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, या कोई बंसरी बजाने वाला हो, या कोई कहानी लिखने वाला हो, हम सब एक ही बरादरी के लोग हैं। हमारी एक अलग बरादरी, हमारा जॉनरा अलग है। कहानी लिखने वाला, शायरी करने वाला, बीन बजाने वाला, सितार बजाने वाला, रक्स करने वाला, गीत गाने वाला, और उछल उछल के जोर जोर से पॉप म्यूजिक का इजहार करने वाला, ये सब हमारी बरादरी के लोग हैं। सिर्फ हमारा जॉनरा अलग है। हम बुनियादी तौर पे एक ही लोग हैं, क्योंकि क्रिएटिव अमल में, तख्लीकी अमल में शरीक हुए हैं। हमारी पहचान जो है वो ये है कि हम बहुत तारीख जगह पे, बहुत दबी हुई जगह से भी जमालियात को निकाल सकते हैं, और जमालियात को निकाल के अपनी जेब में नहीं रखते, हम उस जमालियात को लोगों तक पहुंचा देते हैं, उनको बताना चाहते हैं, बताना चाहिए हमें, जिस तरह हमारे दौर के सब लोगों ने किया है। फैज साहब जा रहे हैं, तो जिस जीप में ले जा रहे थे वो जीप खराब हो गई जेल जाते हुए, तो फैज साहब उससे निकले और उनको लेकर टांगे में बैठ गए, हथकड़ी लगी हुई थी। तो उस पर फैज साहब ने वो मार्के की नज़र में लिखी कि आज बाजार में पावा चलना चला। देखिए, ये है अदीब, ठीक है। वो जमालियात को हर लम्हा, हर जगह उसका इजहार करता है, का वो कोई भी आदमी। तो ये काम अदीब अगर कर सकता है, अदीब जिस मुल्क में नहीं रहते, जिस माशरे में नहीं रहते, वहाँ पे ताफुन पैदा हो जाता है। जिस मुल्क में लिखने वाले क्रिएटिव लोग, मैं अदीबों को नहीं, मैं उस पूरी बरादरी को शामिल करता हूँ कुरैशी साहब, जिनका मैंने नाम लिया, तख्लीकी अमल करने वाले जितने लोग हैं, अगर किसी माशरे से ख़त्म हो जाएं तो हमें डरना चाहिए, क्योंकि उस माशरे के अंदर एक बू पैदा हो जाएगी, एक बिसांत पैदा हो जाएगी, वो गलने सड़ने लग जाएगा। ये वो लोग हैं जो गलने सड़ने से बचाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को निकालते हैं, उस बू को, उस बिसांत को, उस खराबी को, उस बीमारी को वो हटा देते हैं, क्योंकि वो उसका बेहतर जमालियाती इजहार करते हैं। जिंदा रहने का, हाँ, जिंदगी का पैगाम होता है। अदीब जब मौत दिखाता है तो दरअसल जिंदगी का पैगाम दे रहा होता है। क्या अच्छी बात। ये अदीब का मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है। लेकिन इस मनसब पे फायज होने के लिए आपको मेंढक की तरह फुदक के चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेंढक फुदक नहीं सकता। मेंढक छोटी छोटी छलांग मार सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी जौड़ में गिर सकता है। तो इसके लिए बुलंद परवाज़ी आपको दरकार है। आप जिंदा रहें, ज़िंदगी के अंदर शामिल हों, और जब आपका दिल करे लिखें, जो आप महसूस करते हैं वो लिखें। अगर इस मुल्क में नसर वाला जो महसूस करता है, जो देखता है, उसको लिखना शुरू कर दे, तो आपको जो शिकायत है नज़र से, जिसका आप इजहार कर रहे थे, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। परेशान नहीं होना,
मैं बस एक बात लोग पढ़ लें कि जो कुछ मुझ पे बीत रहा है, जो माशरे पे बीत रहा है, जो हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, उसको लिखूं, बकाया निगारी ना करूं, उसको अपने एहसासात और महसूसात को शामिल करके लिखूं। नस्ल फिर हमारी जिंदा रहेगी और हमेशा जिंदा रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश इस वादे के साथ कि हमारी दूसरी नशिस्त जी बिल्कुल होगी। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत की। आपने देखा कितनी डॉक्टर साहब से कितनी फिक्र अंगेज गुफ्तगू हुई, और आप देखिए कि इन्होंने हर सवाल का जवाब नए अंदाज से, वो रिवायती कोई जवाब ठोसने के लिए, भरम रखने के लिए, खाना पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि क्लियर बात कही। आपको जहनों में जो सवालात थे वो क्लियर हुई, चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि अदब क्या है, नसर क्या है, अफसाना क्या है, उनके हवाले भी दिए उन्होंने। तो हमारी कारी की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, जहाँ एक राइटर की जिम्मेदारी बनती है। तो कारी को तो जो चीज़ मिलेगी उसको दस्तयाब होगी, उसे तो पढ़ना है, लेकिन उसको वही पढ़ना है जो उससे रिलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, एक और नशिस्त के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इसके बारे में मैंने आपको बताया था, सम टाइम वी कॉल द मैसेज एज एक और नाम भी यूज करते हैं। फरहान आप बताइए। हाँ, एथिक्स तो होते हैं, लेकिन हमने उनके लिए इस्तेमाल किया था इडियट्स, आपको याद है जी। तो आशिर आप जरा बताइए। देखें, मैं आपसे सिर्फ रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर आई रीच टू यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, ये हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3 tiers क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी की मैंने आपको बता दी, हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्यों फेल हुई, व्हाई द डेवलपमेंट हैज नॉट बीन ए गुड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। तो एक तो मैंने महबूब अरब का जिक्र किया था, और दूसरा मैंने जिक्र किया था इंडियन नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन का, कि उन्होंने ह्यूमन प्रोफाइल। तो ह्यूमन प्रोफाइल के बारे में आप क्लियर हैं? सर I'm clear on board, but थोड़ी सी जो टर्म्स वगैरह हैं वो इशू कर रही है। वो आप मैंने बताया था आपको ये सब मैंने बातें बताई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट इट रीच्ड यू अंडरस्टूड द थिंग्स। यस सर। तो अब मैं दोबारा रिपीट करूँगा।